हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स विद प्रीति तंवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने एस्टेट 2019 के सीडीपी सेक्शन के क्वेश्चंस किए थे और आज हम करने वाले हैं एस्टेट 2020 का सीडीपी सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इनमें से कौन सी नहीं है, हमको ये ध्यान में देना है। चलिए एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि कौन सा नहीं करना है। नॉट, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट में चेंजेस आएंगे, ठीक है, और वो चेंजेस किसके लिए होंगे ये भी ध्यान में रखना। चेंजेस हमेशा किसके होने लिए किसके लिए होने चाहिए? बेटरमेंट के लिए होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे के शुरुआती साल होते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 साल तक का स्टेज जो है, वो उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही रैपिड होता है, ठीक है। लेकिन जो लेटर ऑन जो डेवलपमेंट होती है वो थोड़ा स्लो डाउन भी हो जाता है और वो इतना क्रिटिकल नहीं होता। नेक्स्ट है डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल। अब यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी कि अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। डेवलपमेंट जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिडिक्टेबल होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्रिडिक्टेबल होते हैं। साथ के साथ क्या कह सकते हैं हम इसको? सीक्वेंशियल भी होते हैं। और क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होता है। जो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट जो है हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये प्रिडिक्टेबल होगा, सीक्वेंशियल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल कभी नहीं होगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट की रेट है वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है, वो कभी भी सिमिलर नहीं होती। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। अब मोटिव्स को मेजर करने के लिए कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है? तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो तीनों मेथड है ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 में, ठीक है, क्वेश्चनायर, चेकलिस्ट एंड इंटरव्यू, ये तीनों ही जो मेथड हैं वो हैं डायरेक्ट मेथड। कौन से मेथड है? वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा, और इनको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब आप लोगों को पता ही है, इसमें हमें ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं। एक तो आपकी बॉडी इमेज क्या है, आप लड़का है या लड़की है ना, किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं। दूसरा है सोशल रोल्स। अब बॉडी इमेज किस तरीके से आप अपने आप को देख पा रहे हैं, सोशल रोल से कि सोसाइटी आपको किस तरीके से देखती है। आपकी मान लो अगर आप लड़का हैं तो आपके लिए समाज ने कौन से रोल्स जो है सेट किए हैं कि आप कौन सा रोल प्ले करेंगे, आप किस तरीके के कामों को करेंगे, है ना, कौन सा रोल प्ले करेंगे समाज के अंदर, ठीक है। तो वो सोशल रोल्स है। तो इन दोनों से मिलकर ही जो बनता है वो सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाई जुंग। अभी यहाँ पर ना आपको देखने की ज़रूरत है, इंट्रोवर्टेड की बात हो रही है। अगर हम इंट्रोवर्टेड जब बोलते हैं तो हमारे माइंड में अपने आप से क्या क्या बातें आती हैं? इंट्रोवर्टेड पर्सन कौन होगा? जो सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने आप में ही रहता होगा, ठीक है। अब देखो, इनमें से कुछ चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो हमें मैच होती दिखेंगी। पहला है सेल्फ सेंटर्ड, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होता है। दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक कभी नहीं होता, क्यों? इंट्रोवर्टेड पर्सन कभी किसी ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, लोगों से ज़्यादा बातें करना। अब जो लोग जॉयफुल होते हैं, घुलना मिलना पसंद करते हैं, उन्हीं को ही हम आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। लेकिन जब कोई इंसान सोशल ही नहीं है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक कभी भी नहीं होगा। ऑब्जर्व्ड इन हिज ऑन इंटेलेक्चुअल पर्स्यूट, बिल्कुल, वो अभी मैंने बोला अपने ही ख्यालों में डूबा रहेगा। सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स, अब ये क्या है, क्योंकि अपने उसमें रहते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी जो भी इनकी थ्योरी की उनको फैक्ट्स के साथ सपोर्ट, मतलब पूरे फैक्ट्स के साथ अपनी बातें रखते हैं सबके सामने। तो ये बातें तीनों ठीक हैं इंट्रोवर्टेड के बारे में। जो ठीक नहीं है दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। तो दिस विल बी आर राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था? नोट, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर एज। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हमारा हो जाएगा 1200 ग्राम टू 1400 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज बुक हेरिडेटरी जीनियस। अब हेरिडेटरी जीनियस जो है
वो बुक लिखी थी, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है? तो वो लिखी है सर फ्रांसिस गैल्टन ने। और इन्होंने किसके बारे में लिखा है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि कोई जितने भी इंडिविजुअल हैं इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, वो कभी भी सेम नहीं होते। उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, उनका जो काम करने का तरीका है या कुछ भी, ठीक है, सब स्टाइल्स जो हैं वो अलग होते हैं। उनका जो डेवलपमेंट रेट है वो भी डिफरेंट होता है। तो इन सब बातों को लेकर इन्होंने बुक लिखी थी, हेरिडिटरी जीनियस। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? अब इनमें से डायरेक्ट मेथड कौन सा है एडजस्टमेंट का? तो चलिए, डायरेक्ट मेथड मैं आपको सीधा सा आंसर बता देती हूँ। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, यानी किसी चीज़ को छोड़कर भाग जाना। जब भी आपको कभी लगे कि आप किसी मुसीबत में फंस रहे हैं, आपको किसी सवाल का जवाब देना है, तो आप क्या करेंगे कि मैं तो उस चीज़ के बारे में जानता ही नहीं हूँ, या फिर आप उस सिचुएशन से निकल जाने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, है ना। और यही इसको कौन सा मेथड है? ये डायरेक्ट मेथड है। ओके, लेकिन बाकी के जो तीनों मेथड है, रिप्रेशन, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, ये कौन से मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं रिप्रेशन क्या है। रिप्रेशन क्या होगा? जो भी आपकी अनकॉन्शियस माइंड में जो पेनफुल मेमोरीज रही हुई हैं, ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है उन मेमोरीज़ को आप तक आने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा उन जो भी पेनफुल मेमोरीज होंगी, राइट। जैसे आपका मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब एक्सीडेंट होने के टाइम बस आपको, अब आप कभी भी आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो सिर्फ आपको उतना ही याद रहता है कि मैं ऐसे चला रहा था और मेरा एकदम से ये चीज़ हुआ, उसके बाद का मुझको कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके बाद ही पेन स्टार्ट होता है ना, वो नहीं पता। या फिर और किसी तरीके की आपकी किसी बच्चे का जो बचपन है वो बहुत अब्यूज़, ये ना, ऐसा वाला रहा है, ठीक है, तो फिर वो जबकि उसको पता है उन इवेंट्स के बारे में, उन इंसिडेंट्स के बारे में, उसकी मेमोरी में वो चीज़ है, लेकिन वो उसको याद करना नहीं चाहेगा। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म इन सब पेनफुल मेमोरी से बचाने के लिए हम क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेशन। रिग्रेशन क्या है? कि आप एक एज में पहुंच गए, उस एज में जो काम आपको नहीं करने चाहिए वो आप कर रहे हैं, तो उस काम की वजह से जो गिल्ट आपके अंदर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है, मान लो अगर आप 10-15 साल का बच्चा अगर बेड गीला कर रहा है, सुसु कर रहा है, किस पर? बेड पर, तो एक गिल्ट रहेगा उस बच्चे के अंदर, ठीक है। इस तरह की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आपकी एज के बच्चे को नहीं करनी चाहिए, है ना, तो रिग्रेशन में चला जाता है। ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। रैशनलाइजेशन, आपने गलत किया है, सही किया है, सामने वाला अगर आपको चाहे गलत बता रहा है, सही बता रहा है, लेकिन आप क्योंकि अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, तो आपने जो भी काम किया, जो भी एक्शन आपने लिया, आप उसको क्या कर लोगे? रैशनलाइज कर लोगे, बोलोगे कि भाई नहीं, मैंने तो जो किया है वो सही ही किया। तो आपने चाहे वो चीज़ गलत थी चाहे वो सही थी, उसको रैशनलाइज कर लिया, ठीक बता दिया अपनी नज़रों में। अब दुनिया क्या कह रही है, उसको सही बता रही है, गलत बता रही है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी अपने आप को बचाने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड कौन सा है? विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द पोस्ट कन्वेंशन लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी propounded बाय कॉलबर्ग? अब देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी स्टेजेस हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो ये कौन सी? ये प्री कन्वेंशन लेवल में आता है, ना कि पोस्ट में। तो ये कौन सी वाली है? ये प्री वाली है ना, प्री कन्वेंशन में आता है ये। और इसमें क्या चीज़ होती है इसके अंदर कि अगर तो बच्चा आपकी सारी बातें मान रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे, उसको प्रेज़ करोगे, लेकिन अगर वो बात नहीं मानता है तो आप क्या करोगे? उसको पनिश करोगे। तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली स्टेज है। फिर उसके बाद एक और स्टेज इसके अंदर आ जाती है जिसके अंदर एक्सचेंज सिस्टम रहता है, यानी कि आप बच्चे को कुछ दोगे तो बदले में वो आपका काम करेगा, यानी एक्सचेंज सिस्टम पर बिलीव करते हैं यहाँ पे बच्चे। तो प्री कन्वेंशन लेवल में हमारी ये दोनों स्टेज रहती है। नेक्स्ट इन्होंने दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी आती है पोस्ट कन्वेंशन में। ये कौन से में आती है? ये पोस्ट कन्वेंशन लेवल में आ जाती है। ठीक है, जब बच्चा दुनिया की परवाह को छोड़ के, जैसे फर्स्ट स्टेजेस में अभी हमने फर्स्ट स्टेज की बात करी, जहाँ पर या तो उसको पनिश किया जाएगा या रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर वो एक्सचेंज की बात करेगा, टिट फॉर टैट की बात करेगा, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूँ, राइट, इस तरह के सिस्टम में बिलीव करेगा। तो यहाँ तो ना उसको समाज का पता है ना अपना पता है, उसको सिर्फ मोमेंट का पता है कि उसमें उसको क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जब आ जाता है, अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें, तो सेकेंड स्टेज में जो सेकेंड जो लेवल है हमारा कन्वेंशन लेवल, उसमें ये दोनों स्टेजेस आ जाएंगी। कन्वेंशन लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारा लेवल 1 था
ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, ठीक है। तो कन्वेंशन लेवल में क्या होगा, सबसे पहले तो गुड बॉय नाइस गर्ल, जैसे ही बच्चा स्कूल वगैरह में जाएगा, दूसरे उसके दोस्त बनेंगे, स्कूल में टीचर्स के कांटेक्ट में आएगा, तो वो अपनी एक इमेज प्ले करेगा गुड बॉय गुड गर्ल वाली, है ना। तो वो काम को किस लिए करेगा, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, गुड बुक्स में रहने के लिए, प्रेज़ पाने के लिए, यानी ये ओरिएंटेशन रहता है। फिर आता है लॉ एंड सोशल ऑर्डर, फिर धीरे धीरे उसको पता लगता है कि समाज में रहने के कुछ रूल्स है, कुछ कानून है, कुछ नियम है ना, किसी भी सोसाइटी के, कंट्री के जो भी है, तो वो उस क्राइटेरिया को फॉलो, अब वो अपने मन से नहीं, उसको ये पता है कि इनको फॉलो करना ही होगा, दैट इज़ वाई वो कर रहा है उस चीज़ों को। लेकिन जब पोस्ट कन्वेंशन लेवल में जब बच्चा पहुँचता है तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने आप से, अपने मन से, उसके अंदर इनर फीलिंग्स आती है कि मुझको समाज के लिए क्या करना चाहिए, वो सोसाइटी से हट के भी सोच सकता है उन चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ें वहाँ पर वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, तो आंसर हमारा 8th क्वेश्चन में हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। अब नोट पे ध्यान देना बेटा, एडोलेसेंस की करेक्टरिस्टिक नहीं है जो, ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इमोशनल स्टेबिलिटी। अब ये कह रहे हैं कि जो एडोलेसेंस है उसकी फीचर क्या है, वो इमोशनली स्टेबल होगा। इज़ इट ट्रू? नहीं। एडोलेसेंस की जब स्टेज आती है किसी भी बच्चे की, तो वो इमोशनली क्या होता है, ब्रोकन होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है उसके अंदर। उसने, जैसे कि जे स्टैनली हॉल ने भी कहा है कि ये ना एक तूफ़ान भरी स्टेज है ना, स्टॉर्म और स्ट्रेस की स्टेज इसको बोला है ना। बाकी सब स्टेज, जैसे पियाजे ने भी कहा कि इस टाइप पे, एरिक एरिक्सन ने कहा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं, पियाजे भी यही सब बोलता है। तो क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो मैं नोट ही तो जाना तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, बाकी की 3 चीज़ें नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स, ये तो उसकी राइट फीचर है, हमें तो नहीं वाली जाननी है ना, कि जो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। एंग्जाइटी होती है, हीरो वर्शिप बिल्कुल करता है, तो जो नहीं होता वो क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। अब देखो, इसी में हम इस लाइन से ही हमें मतलब का पता चल जाएगा कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और उसके बाद आपने किसी भी, कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, कुछ भी है, उसके ऊपर मास्टर कर ली, मतलब उसके ऊपर अपनी पकड़ बना ली है ना, उसको सीख लिया है आपने अच्छे से, तो वो क्या कहलाएगी, कंटेंट एनालिसिस। यहाँ पे किसी कंटेंट को एनालाइज किया ही नहीं जा रहा, ठीक है। IEP कोई एजुकेशनल प्रोग्राम भी नहीं है ये। एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, या आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप उस चीज़ को सीख लो, ठीक है, और वही आप कर रहे हो, तो ये क्या कहेगा, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लर्निंग आउटकम। क्या बोल सकते हैं, लर्निंग आउटकम बोल सकते हैं, जर्नल एम्स नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। समझ में आया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। अब गुड मेमोरी मतलब अच्छी मेमोरी है, तो उसका सिम्टम क्या नहीं है। अब देखो, सबसे पहला दिया है उन्होंने रैपिडिटी। रैपिडिटी मतलब तेज, तीव्रता से बताएगा वो, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर वो जल्दी से रिकॉल कर पाएगा चीज़ों को, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो ये नोट में तो नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। एवरेज रिटेंशन, जब गुड मेमोरी है, अच्छी मेमोरी है, तो एवरेज काम क्यों करेगी भला, ठीक है, वो तो फिर बढ़िया ही काम करेगी ना, एक्सीलेंस होगी, अबव एवरेज होगी, ठीक है, किसी भी तरीके से ऊपर होगी वो एवरेज से। तो ये ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अब गुड मेमोरी है तो एक्यूरेट होगी, ठीक है, ये तो ठीक होना चाहिए। रिकॉल द राइट मटेरियल एट राइट टाइम, ये ठीक होना चाहिए। तो जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, एवरेज रिटेंशन नहीं होगा, बल्कि बढ़िया लेवल पे होगा, एक्सीलेंट रिटेंशन होगा, जल्दी रिकॉल करेगा, एक्यूरेट रिकॉल करेगा, सही समय पर रिकॉल करेगा। तो ये तीनों फीचर्स होंगी, ना कि एवरेज रिटेंशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद बांद्रा सोशल लर्निंग थ्योरी। अब बांद्रा ने जो सोशल लर्निंग थ्योरी दी है उसमें बांद्रा ने किस चीज़ के बारे में बात की है कि जो बच्चे हैं वो अपने आसपास का जो उनकी सराउंडिंग होती है उसमें लोग क्या कर रहे हैं, है ना, उनको ऑब्जर्व करता है और उनसे देख देख कर सीखता है। यानी कि इसको हम एक तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, अपने बड़ों को देखकर या जो भी उसके आसपास के लोग हैं उनको देखकर इमिटेट करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। इमिटेशन यानी कॉपी करता है, ठीक है। और ये भी क्या, अब जब किसी को देख रहे हैं आप कुछ करते हुए तो उसको हम मॉडलिंग भी इसी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ किसकी बात बांद्रा ने नहीं की है, एडाप्शन की बात बांद्रा नहीं करता, एडेप्शन की बात बांद्रा, एडेप्टेशन की बात बांद्रा नहीं करता है। तो एडेप्टेशन की बात कौन करते हैं, पियाजे करते हैं। किसने की है,
पियाजे ने की है, ठीक है। क्योंकि पियाजे ने क्या बोला, एक तो पियाजे ने स्कीमा के बारे में बात की कि रूम ऑफ नॉलेज है ना, जो भी हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो जो कहाँ स्टोर होता है, स्कीमा बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फिर प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया एंटर जब ऐड ऑन कर देते हैं हम, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और जब उसको मॉडिफाई करते हैं, जब चेंज लाते हैं, दैट इज़ एडेप्टेशन, ठीक है। नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the ranking ratio given by Sheldon for predominant endomorph person according to physique? अब बेटा यहाँ पर इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, मैं बड़ा आसान सा तरीका बता दूंगी आपको इसको याद करने का कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे 3 वो बना रही हूँ। आपको पता है ना कि यहाँ पे शेल्डन ने जो है हमें कितनी कैटेगरी बताई थी, 3 तरह के बताए थे। क्या बताए थे? एक तो बताया उन्होंने हमें एक्टोमॉर्फ, ठीक है। दूसरा उन्होंने हमें बताया मेसोमॉर्फ, और तीसरा हमें बताया जो कि क्वेश्चन में गिवन है, क्या? एंडोमॉर्फ, ठीक है। अब मैं इनको हिंदी में एक नाम लिख दूँ। एक्टो से मतलब लगा लो आप जो पतला है, मीज़ो से लगा लो, मीज़ो मतलब मीडियम है, जो ना पतला है ना मोटा है। एंडो से लगा लो, एंड ही हो चुका है, मतलब हद मोटा, ठीक है। और ये मैंने ऐसे ही आपको बताया है। चल अब आगे बात करते हैं। अब इन्होंने इनके रैंकिंग रेशोज़ की बात करी है। तो बेटा अब देखो, आप जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें 711 171 ये यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 444 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको तो आप कैंसिल ही कर दो। बाकी के 3 ऑप्शंस यहाँ से जुड़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें 3 नंबर्स का यूज़ किया है, 711, ठीक है। अब देखिए 711 का अगर यूज़ किया है तो अब मैं देख लेती हूँ उसको। सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें? 7। तो 7 मतलब सबसे हैवी नंबर, भारी यानी मोटा नंबर, ठीक है। तो जो मोटे वाला है सबसे पहले उसमें सबसे आगे क्या आएगा? मोटा ही नंबर आना चाहिए ना। तो बाकी क्या बचे? 1 1 1 1। जो अब पतले वाले की बात करते हैं, एक्टोमॉर्फ। अब ये पतला है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। अब पतले वाले में सारी चीज़ पतली पतली होगी तो पहले पतली पतली चीज़ें पहले आ जाएगी, छोटे छोटे नंबर 1 1, एंड भारी नंबर सबसे बाद में 117। अब जो मीडियम वाला यानी मेसोमॉर्फ की जब हम बात करते हैं, इसमें भारी नंबर वो बीच में रहेगा क्योंकि मीडियम है, और पतले पतले आसपास रहेंगे, यानी छोटे नंबर जो हैं वो आसपास रहेंगे। ऐसे याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इतना याद रखेगा, एक्टोमॉर्फ है यानी कि वो पतला है, बिल्कुल देखो ऐसा, बिल्कुल ये पतला सा। मीडियम वाला कौन सा होगा? ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, और बाजू भी लगा देती हूँ भाई, नाइंसाफ़ी क्यों। एंडोमॉर्फ कौन सा होगा? ये फैल गया है भाई साहब, तो जो फैल गया है उसमें 7 पहले आएगा। मेसोमॉर्फ जो मीडियम है उसमें 7 बीच में आएगा। एक्टोमॉर्फ जो पतला है उसमें 7 सबसे बाद में आएगा क्योंकि ये हैवी नंबर है। तो आप इस तरीके से इन तीनों को याद रख सकते हैं। शेल्डन ने जो है 3 ही बताए हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। अब आप इसमें देख लीजिए, इस कहाँ पर 711 है, क्योंकि मैं एंडोमॉर्फ का पूछा गया तो ये रहा 711, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द 5th स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन? अब 5th स्टेज पूछ रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। एरिक एरिक्सन, अब ये सारी स्टेजेस जो भी इन्होंने दी हैं, एक तो ये क्लियर कर दें कि ये चारों ही स्टेज जो है एरिक एरिक्सन की है, लेकिन 5th स्टेज कौन सी है? तो 5th स्टेज यहाँ पर आएगी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। यहाँ जब बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, हमें पिछली एक क्वेश्चन में भी हमने बात की कि आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में किसने बात की थी? एरिक एरिक्सन ने बात की थी, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली जो स्टेज है बच्चे की, वो कौन सी स्टेज है? 5th स्टेज है। और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, ये आइडेंटिटी क्राइसिस से पहले वाली स्टेज है, यानी कि ये कौन सी स्टेज है? 4th स्टेज है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये हमारी 6th स्टेज है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये हमारी 7th स्टेज है, ठीक है। ये हम आपको हमारी स्टेजेस तो क्लियर हो गई। अब इनके साथ साथ मैं आपको इनकी एज भी बता दूं। जो 4th जो स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की, उसमें बच्चा कितने साल का होता है? उसमें होता है 5 to 13। और उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में 13 साल, क्योंकि एडोलेसेंस में एंटर कर जाता है तो 13 से 21 साल। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यहाँ पर क्या है? बच्चे की लव अफेयर चलते हैं, शादी हो जाती है, रिलेशनशिप में आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी एज होगी? 21 से 40
साल के बीच में। और कौन सी स्टेज है ये, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और फिर उसके बाद आती है 7th स्टेज, जिसमें बच्चा हो जाता है 42 65, यानी इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर कुछ जनरेट करने का कुछ मतलब कुछ एम रहता है, एक लाइफ का ये रहता है कि मुझे या तो फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है, किसी भी तरीके का, और वो जनरेटिविटी करने की कोशिश करता है, करियर में कुछ ग्रोथ का सोचता है। यहाँ पर इन सब चीज़ों से निकलकर मैच्योरिटी में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी 7th स्टेज है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय गिलफोर्ड। अब देखिए, गिलफोर्ड ने एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में जिनके बारे में बात की है वो नहीं बताने, जो नहीं बात की वो बताने। अब पहले तो आपको ना गिलफोर्ड ने इसके बारे में बात की है या नहीं की है, वैसे भी अगर आप जनरल लेवल पे इन चारों ऑप्शंस को देखें तो आपको क्या समझ में आता है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले दिया फ्लुएंसी। आप क्रिएटिविटी कब हो गया, फ्लुएंट होना ही चाहिए ना, फ्लुएंसी तो उसकी पहली फीचर हो गई। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल अगर कोई एक ही जगह पर स्टैटिक है कोई चीज़, यानी कि रिजिडनेस है, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर वो क्रिएटिविटी क्या होती है, जब कुछ हट के सोचते हैं, हम कुछ नया सोचते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है। ओरिजिनलिटी, अब ओरिजिनल कोई काम करेगा, कोई किसी ने इन्वेंशन की है, कोई नया कारनामा करके दिखाया, तभी वो ओरिजिनल है, तभी तो वो क्रिएटिव कहलाएगा। लेकिन अगर हम किसी के किए हुए ही काम को दोबारा कर रहे हैं तो वो क्रिएटिव कैसे हुआ, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया। फिर तो ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए। अब ये ऑप्शन जो बच गया इंक्यूबेशन, अब इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है एलोबरेशन। ठीक है, अब एलोबरेशन का मतलब क्या है, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसी चीज़ को एलोबरेट करना, उसी चीज़ को डिटेल्ड वर्जन में बताना। ठीक है, यानी कि जो है उसी को बताना। तो यहाँ पे क्रिएटिव तो काम नहीं हुआ ना, तो ये क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। तो गिलफोर्ड ने भी यही बात की है, जो जिन एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बोला है, दैट इज़ फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी। इंक्यूबेशन के बारे में उन्होंने नहीं बोला है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर